Hello students, in this lecture we'll discuss about our next topic, that is properties of determinant. In our previous lecture we have studied how to evaluate the determinant, and now in this lecture we'll study properties of determinant. This is our most important topic because यहाँ से 4 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है एग्ज़ाम में सी सेक्शन में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से कंप्लीट होगा, तो इसको केयरफुली करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ determinant. There are 6 properties of determinant which simplify the evaluation of determinant by obtaining maximum number of zeros in a row or column. यहाँ पर हम टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें इसकी ज़रूरत है। अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखा था। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही चीज़ सीखेंगे कि यहाँ भी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी होगी, बट किसकी करनी होगी। यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है कि अब हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके करेंगे। तो यहाँ पर टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टीज़ हेल्पफुल हैं, जैसे कि अभी अगर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आती हैं, अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू की एंट्रीज़ हैं, तो उसको तो हम सिंपली वैसे सॉल्व कर लेंगे जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने किया हुआ है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ कोई फंक्शन आ जाता है, जैसे कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, तो उसको फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको हम बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं इनका यूज़ करके इस तरह की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर जो एंट्रीज़ होंगी टर्म्स की वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे या ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, तो उनको हम प्रॉपर्टी से यूज़ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये देखा था कि जो भी डिटर्मिनेंट है उसमें नंबर ऑफ किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, तो उसको टारगेट करना है। तो फाइनली हमारा अब काम ये है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम ऐसा करेंगे। तो टारगेट हमारा वही रहना है कि किसी भी रो या कॉलम में हमें ज़ीरो को देखना है, और अगर ज़ीरो नहीं है तो हम ज़ीरो क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1 पे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ़ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। अगर हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसकी रोज़ और उसकी कॉलम्स को अगर हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, तो एक क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इस प्रॉपर्टी फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को हमें प्रॉपर्टी जो फर्स्ट है उसको वेरीफाई करना है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट को वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन ले लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली हम इस डिटर्मिनेंट की इसको इवेल्युएट करेंगे, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, एंड आफ्टर दैट इसकी रोज़ और कॉलम्स को हम आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तीनों रोज़ तीनों कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा उसकी अगेन हम इवेल्युएट कर लेंगे और वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आएंगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती अगर हम उसके रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपने इस एग्जाम्पल को। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया है। R1 है हमारी ये फर्स्ट रो, एंड देन जैसे एक्सपेंड करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में एक्सपेंशन सिखाया था कि कैसे रोज़ और कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके उसे इवेल्युएट करते हैं। तो आप वो वाली वीडियो फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं डिटर्मिनेंट का। तो मुझे डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर 2 लिखा। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो मैं ये यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1, यानी कि फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, उस रो का पहला एलिमेंट लिख लिया। ठीक है, उस रो का पहला एलिमेंट लिख लिया, और उस एलिमेंट से जो भी रो और जो भी कॉलम एसोसिएट हो रही हैं
उनको मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं वो मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दी, ठीक है। एंड नेक्स्ट उसके बाद मैंने उसी वाली जिस रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं उसका सेकंड एलिमेंट लिखा, वो यहाँ लिख दिया -3। एंड देन एक माइनस ऑलरेडी आता है, ठीक है, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया है कि कैसे इवेल्युएट करते हैं और क्या उसका तरीका होता है लिखने का। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले वाली वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली देखें। तो पहले आप इवेल्यूएशन को फाइंड करेंगे, इवेल्यूएशन को सीखेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ पर आएंगे। तो आप फर्स्ट लेक्चर से सीख सकते हैं कि कैसे हम इवेल्युएट करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट को। तो जो बीच वाली वैल्यू होती है उसमें माइनस लगाते हैं, तो एक माइनस वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस +3 हो गया, ठीक है। अब ये 3, इस 3 से जो भी रो एसोसिएट हो रही है या जो भी कॉलम एसोसिएट हो रहा है उसको मैंने हाइड कर दिया, ठीक है। एंड देन अब जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है उनको मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जिस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं उसका थर्ड एलिमेंट यहाँ लिख दिया, ठीक। और उस रो, उस एलिमेंट से जो भी रो एसोसिएट हो रही है, जो भी कॉलम एसोसिएट हो रहा है उसको हाइड कर दिया और रिमेनिंग एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट बनाकर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, 2 को एज इट इज़ लिखना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, बीच में माइनस लगा देना है। 3 एज इट इज़, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, उनके बीच में माइनस, ठीक है। इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व किया था। तो फाइनली हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया -28। अब क्या करना है, अब हमें इसको, ये देखिए ये हमारा डेल्टा था, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं डिटर्मिनेंट को। तो इसमें अब हमने डेल्टा डैश निकाला। डेल्टा डैश क्या है कि जब इसके रोज़ को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे रोज़ में एलिमेंट है, फर्स्ट रो में एलिमेंट है 2 - 3 5, तो उसको हमने कॉलम में लिख दिया 2 - 3 5। सेकेंड रो के एलिमेंट है 6 0 4, तो ये सेकेंड कॉलम में आ गए 6 0 4। थर्ड रो के एलिमेंट है 1 5 - 7, ये थर्ड वाले कॉलम में आ गए, ठीक है। यानी कि रोज़ और कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया। अब इसको इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। इंटरचेंज करने के बाद मैंने इसको फिर से जैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को वैसे सॉल्व किया, ठीक है। ये सॉल्व हो गया और इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू भी -28 ही आ रही है। दैट मीन्स जो पहले वैल्यू थी वो भी -28 थी और आफ्टर इंटरचेंजिंग द रोज इन कॉलम वो भी -28 आई है। दैट मीन्स डेल्टा डैश और डेल्टा की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से हमने ये सीखा है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे आपस में तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। एक रिमार्क है, रिमार्क को देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स व्हाट, अगर मेरे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश के इक्वल होगा। ए डैश क्या है, ए डैश है ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज ए डैश है। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला ए, ठीक है। अब इस वाले ए का जो डिटर्मिनेंट होगा और इस ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, इन दोनों की वैल्यू इक्वल आएंगी। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी से हमें एक ये रिलेशन मिल जाता है। अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पर आएंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट है, अगर हम उस डिटर्मिनेंट में किसी भी 2 रोज, ठीक है, जैसे R1 को R2 में चेंज कर दो और R2 को R1 में, R1 को R2 में, अगर R1 R2 हमने किसी भी 2 रोज को आपस में इंटरचेंज किया या फिर किसी कॉलम, 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया, तो वहाँ पर एक नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाता है। तो वहाँ पर हम एक नेगेटिव साइन लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसको एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी को। कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लिया है, यहाँ पर हम किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे आपस में और उसके बाद उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो देखते हैं, ये मैंने वही क्वेश्चन अभी लिया जो अभी ऊपर लिया था। तो उससे मैंने
ऊपर मैंने वैल्यू फाइंड कर ली थी, तो यहाँ मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया है -28 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। अब मैंने क्या किया, इसमें इंटरचेंज कर दिया R1 को R2 से। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा रहे हैं, R1 इंटरचेंजेस विद R2 वी गेट, हमने R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, दैट मीन्स R1 है 2 - 3 5, तो इसको हमने सेकेंड फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दी, और सेकेंड रो के एलिमेंट है 604, इसको हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट बना दिया। और इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड किया है, एक्सपेंडिंग अलोंग रो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, और एक्सपेंड वैसे ही करेंगे जैसे हम एक्सपेंड करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्सपेंड किया, और एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो 28 आ रही है, दैट मीन्स वो माइनस डेल्टा आ रही है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या थी, -28 आई थी, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू 28 आ गई, दैट मीन्स हम ये डेल्टा की वैल्यू -28 है, अगर हम माइनस डेल्टा यहाँ से निकालें तो वो 28 आ जाएगी, ठीक है। तो 28 यानी कि माइनस डेल्टा। तो यहाँ पर देखें कि डेल्टा डैश जो हमने निकाला है वो माइनस डेल्टा के इक्वल आ गया, दैट मीन्स जो पहले वैल्यू थी और जो बाद में वैल्यू आई है, दो रोज़ को इंटरचेंज करने के बाद उसमें माइनस का डिफरेंस आ गया है। तो यही हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, तो इसको हमें सीखना है। नेक्स्ट अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ़ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, वेरीफाई करते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी को। यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट गिवन है, अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हमें क्या दिख रहा है कि R1 में जो एलिमेंट है वो 3 2 3 है, और R3 में एलिमेंट है 3 2 3 है, यानी कि यहाँ पर दो रोज जो हैं R1 और R3 इक्वल हैं। तो यानी कि थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो चेक करते हैं क्या इसकी वैल्यू 0 हो रही है या नहीं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड भी करूँगा तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो मैंने इसको R1 यानी कि रो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो एक्सपेंशन कैसे करते हैं वो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। जो भी 3 एलिमेंट होते हैं, जो भी मैंने रो सेलेक्ट करी है जिसके अलोंग मुझे एक्सपेंशन करना है, उसके तीनों एलिमेंट्स को मैं यहाँ लिख दूंगा 3 2 3, और जो बीच वाला एलिमेंट होता है उसमें मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ, और उसके बाद तीनों के साथ में मैं डिटर्मिनेंट बना के लिख देता हूँ, ठीक है। फिर इसको हाइड करते जाते हैं और एलिमेंट को, रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखते जाते हैं, और उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड की तो उसकी वैल्यू 0 आ गई है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से, तो यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू 0 आ गई, दैट मीन्स यहाँ पर हमने देख लिया था पहले ही कि जो हमारा R1 था, R1 के एलिमेंट और R3 के एलिमेंट दोनों इक्वल थे, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें बार बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी को रेफ़र कर देंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट k देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट को ये लिख लिया है, इसके एलिमेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 हैं। तो ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाइड बाय, तो फर्स्ट रो बाय के, मैंने फर्स्ट रो के जो एलिमेंट है उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी गेट ये के A1 आ गया, के B1 आ गया, के C1 आ गया, ठीक है। केयरफुली देखना है इस प्रॉपर्टी को, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि जब हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, मैट्रिक्स में क्या होता था, मैट्रिक्स जब होती थी तो मैट्रिक्स में अगर हम के से मल्टीप्लाई करते थे तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज़ होती थी, जो भी एलिमेंट्स होते थे, तो ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाती थी, ठीक है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। मैट्रिक्स में हम जो भी मल्टीप्लाई में होता था मैट्रिक्स के, उसकी अंदर के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करनी होती थी तो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते थे, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हम या तो किसी एक रो में करेंगे या फिर किसी एक कॉलम में करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट के सारी वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या तो आप किसी एक रो के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने केवल एक ही रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसको अगर हम कॉमन लें तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, के डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा डैश इज इक्वल टू के डेल्टा, एक रिलेशन हम लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 हमारी क्या कहती है, प्रॉपर्टी 4 ये है कि अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई किसी के से कर रहे हैं,
ठीक है। तो अगर हमें उसकी अंदर मल्टीप्लाई करनी हो तो केवल या तो एक रो के एलिमेंट के साथ करेंगे या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट के साथ करेंगे, ठीक है। या अगर मुझे कुछ कॉमन लेना है, ठीक है, के को मुझे कॉमन लेना है, तो वही सिंपली या तो मैं किसी एक रो में से कॉमन ले सकता हूँ या किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकता हूँ। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 5, इफ सम और ऑल elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as a sum of टू और मोर determinants। तो इसका क्या मतलब है? सिंपली अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ determinant आर एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू और मोर टर्म। अगर किसी भी determinant के कोई भी रो या कोई भी कॉलम के कुछ एलिमेंट या सारे ही एलिमेंट किसी भी दो टर्म या दो से ज़्यादा टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किए गए हैं तो उनको हम determinants के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसका क्या कहने का मतलब है। हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट अगर कुछ इस तरह का गिवन है कि कोई भी एक रो, अगर इस रो के एलिमेंट दो टर्म्स के सम में लिखे हुए हैं, जैसे a1 प्लस लैम्डा 1, a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो R1 के जो R1 रो 1 है इसके तीन एलिमेंट दो टर्म्स की सम में लिखे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनेंट्स के सम में अलग अलग करके लिख सकते हैं। कैसे, वो ये देखिए, अगर हम इस कॉलम को लिख सकते हैं a1 b1 c1, ये आ गया, और इस कॉलम को ले सकते हैं a2 b2 c2, वो ये आ गया, और इसको कॉलम बना के लिख सकते हैं a3 b3 c3, ठीक है। प्लस अब क्या ले लेना है, अब लैम्डा 1 b1 c1, लैम्डा 1 b1 c1, लैम्डा 2 b2 c2, लैम्डा 2 b2 c2, लैम्डा 3 b3 c3, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया दो डिटर्मिनेंट्स के सम में। अगर यहाँ पर तीसरी टर्म और होती, जैसे a1 प्लस लैम्डा 1 प्लस म्यू 1 भी अगर होता, तो एक तीसरी मैट्रिक्स और तीसरी डिटर्मिनेंट और आ जाता, तो यहाँ पर हम म्यू 1 या म्यू 2 या म्यू 3 लिखते रहते। ठीक, तो ये हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। अब हमारी एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 6। तो इफ टू ईच एलिमेंट of any row or column of a determinant the equi-multiples of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remain the same। ठीक है, क्या मतलब है इसका? दैट इज, देखिए एक तो इस ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये थोड़ी सा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज हो सकती है, तो यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में भी सिंप्लीफाई करके लिखा गया है, ठीक है। तो नीचे की जो टू लाइंस हैं, तो आप ऊपर वाला मत देखिए, आप नीचे वाली जो टू लाइंस है केवल उन पर फोकस कीजिए, ठीक है। नीचे वाली टू लाइंस को समझेंगे तो आप 6 प्रॉपर्टी को समझ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन द सेम इफ, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम रहती हैं कब, जब हम ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, ये या फिर ये, ठीक है। ये क्या ऑपरेशन है, ये रो का ऑपरेशन है, आर आई चेंजेस टू आर आई प्लस के आर जे, या फिर अगर हम कॉलम में लगाएं ऑपरेशन तो सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के सी जे। ये प्रॉपर्टी सेम एज है जो हमने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। मैट्रिक्स में जो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी तो ये उसकी तरह ही है, लेकिन मैट्रिक्स में और इसमें जो डिफरेंस था वो ये है कि वहाँ पर अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन में रो ऑपरेशन लगाते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, तो थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो थ्रू आउट द क्वेश्चन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। बट यहाँ पर हम फ्री हैं, हम किसी भी क्वेश्चन में रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको, ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ थी। अब इन प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ कहाँ करना है, हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने में, डिटर्मिनेंट की वैल्यू को फाइंड करने में। अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है उसके अंदर जो एंट्रीज़ हैं वो न्यूमेरिक एंट्रीज़ ना होकर अगर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज़ का हम यूज़ करेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हमें चेक करना है कि कहीं कोई दो रो या दो कॉलम
तो आइडेंटिकल नहीं है, अगर आइडेंटिकल है तो उनको हम तुरंत ज़ीरो कर देंगे और रिफ़र कर देंगे अपनी उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल एक लिया है और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2018 टू 19 वाले सेशन में बोर्ड एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर 2018 और 19 के सेशन में जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर था तो उसमें ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया हुआ है सेक्शन सी में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसी के साथ बहुत ईजी क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पर 4 मार्क्स हमारे बहुत ईजिली सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, बहुत ईजी है। एक डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको शो करना है कि इसकी वैल्यू 4abc के इक्वल होगी, तो हमने इसकी LHS को ले लिया है। ठीक है, ये हमने लिख लिया कि ये कोई एक डिटर्मिनेंट डेल्टा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए b+c है, यहाँ b है, यहाँ c है। हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है ज़ीरो को देखना। तो यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हमें ज़ीरो नहीं दिख रहा, क्या हम ज़ीरो को क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब हमें यहाँ पर ज़ीरो बनाना है तो हम कैसे ज़ीरो को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर हम ऑपरेशन लगाएंगे और ज़ीरो को क्रिएट करेंगे। तो रो या फिर कॉलम में हम ऑपरेशन लगा के ज़ीरो क्रिएट कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें कि b+c है, अगर b+c में अगर हम इसको ज़ीरो बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। अगर b+c में हम ये वाला b माइनस कर दें, अगर b+c ये जो है इसमें से अगर सेकंड वाली रो माइनस कर दें तो हमें c बचेगा। ठीक है, और c जो बचेगा उसमें से अगर हम r3 को माइनस कर दें तो फिर हमें ज़ीरो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हम b+c माइनस b यानी कि फर्स्ट रो r1 माइनस r2 अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर c मिलेगा। तो सिंपली वही हमने ऑपरेशन यहाँ पर लगा दिया है। तो हम अप्लाई कर रहे हैं अपने रो ऑपरेशन को, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r2। तो यहाँ पर कौन सी रो में ऑपरेशन लग रहा है, r1 में लग रहा है, तो r1 ही चेंज होगी, r2 r3 एज इट इज़ लिख दी जाएगी। ठीक है, तो क्या किया है, तो दिस माइनस दिस। ठीक है, तो b+c माइनस b एंड कितना आ जाएगा, ये b कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा, तो यहाँ पर c लिख दिया है। अब दिस माइनस दिस करना है, a माइनस c माइनस a, तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस c बचेगा एंड a माइनस b, तो a माइनस b इधर आ गया। बाकी इसको r2 r3 को एज इट इज़ रख दिया है। एंड देन अब हमें तो यहाँ पर ज़ीरो बनाना था, ज़ीरो कैसे बनेगा, जब r1 माइनस r3 कर देंगे। ठीक है, r1 माइनस, तो r1 चेंजेस टू r1 माइनस r3, ये वही ऑपरेशन हम लगाते जा रहे हैं जो हमने मैट्रिसेस में लगाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जो भी यूज़ आता जाता है, जो भी डिफरेंस या सिमिलरिटी आती जाती है, मैं आपको बताता जाता हूँ, तो उसको आप कहीं भी एक अलग जगह नोट करके रख लीजिएगा। तो यहाँ देखते हैं ऑपरेशन लगाया, r1 चेंजेस टू r1 माइनस r3, तो हमने जो टारगेट करना था उसको हमने ज़ीरो बना दिया है, ये ज़ीरो बन गया। तो आप माइनस कर लीजिएगा, r1 ही चेंज होगा तो r1 चेंज होगा, बाकी r2 r3 को एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ ज़ीरो बन गया, अब ज़ीरो ही बनाना हमारा टारगेट होता है। ठीक है, ज़ीरो बन चुका है, क्योंकि ज़ीरो हम क्यों बनाते हैं, जिससे कि हम जब उसको एक्सपेंड करें तो हमारी कैलकुलेशन या टर्म्स कम हो जाएं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें ज़ीरो बन चुका है, अब आप या तो r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दो या c1 के अलॉन्ग, क्योंकि ये ज़ीरो फर्स्ट रो में भी आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है। या तो आप r1 के अलॉन्ग एक्सपेंशन लगा दीजिए या c1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, किसी के भी अलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग r1 भी गेट, तो एक्सपेंड जैसे हम करते हैं वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है, अगर आपको एक्सपेंड करना ना आता हो तो आप फर्स्ट लेक्चर की वीडियो में सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप सॉल्व करेंगे कुछ टर्म्स होंगी वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो बचेंगी आप उनको ऐड करके लिखेंगे, तो फाइनली हमें फोर ABC मिल जाएगा। तो वही हमारा आंसर था। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स में आया हुआ था। तो इसी तरह का क्वेश्चन सी सेक्शन से हमें एक मिलेगा, तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से हमें 4 मार्क्स बिल्कुल कंप्लीट हमारे सिक्योर हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे से केयरफुली करना है।
तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे टॉपिक को 2 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। फर्स्ट लेक्चर में इसका मैंने बेसिक कंसेप्ट जो भी था मैंने आपको बता दिया है, प्रॉपर्टीज़ को बताया है, प्रॉपर्टीज़ को इंट्रोड्यूस कराया है और उसका थोड़ा सा यूज़ सिखाया है, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस को लेकर। अब सेकेंड, इसी टॉपिक पर मैं एक सेकेंड वीडियो भी बनाऊँगा, सेकेंड पार्ट होगा, उसमें मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी कवर करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है जिससे कि 4 मार्क्स सिक्योर हो जाए। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 15। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं सब क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है, एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट हैं, अलग अलग हो, तो ये जो डेल्टा या जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू 0 हमें गिवन है, यूज़ करनी है, यानी कि तो शो करके दिखाना है कि 1 + XYZ = 0। तो ये रिलेशन हमें शो करना है और इसको हमें यूज़ करना है। तो जो हमें गिवन था हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो C3 है, थर्ड कॉलम है, उसमें 2 टर्म्स का सम गिवन है, ठीक है। तो जब भी किसी रो या किसी कॉलम में 2 टर्म्स का सम गिवन हो या 3 टर्म्स का सम गिवन हो या उससे ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं, अपनी एक प्रॉपर्टी हमने जो अभी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 पर जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 क्या थी, प्रॉपर्टी 5 ये थी कि यहाँ पर अगर 2 नंबर्स का सम गिवन होता है तो उसको हम अलग अलग मैट्रिसेस, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो दो, यहाँ पर 2 टर्म्स का सम है तो 2 डिटर्मिनेंट के सम में हमने एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वैसे ही हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज़ किया है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, प्रॉपर्टी नंबर 5 को यूज़ किया है। प्रॉपर्टी 5 क्या थी कि जो भी यहाँ पर C3 है, C3 में हमें 2 टर्म्स का सम गिवन है, 1 + x³, 1 + y³, 1 + z³। तो 1 1 1 तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपका 1 1 1 है वो इधर आ जाएगा और x³ y³ z³ है वो इधर आ जाएगा, और ये दोनों कॉलम के एलिमेंट्स कॉमन रहेंगे, ठीक है। ये हमने 5th वाली प्रॉपर्टी से यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड देन अब क्या करना है, तो देखिए हमें क्या करना होता है, फाइनली हम टारगेट करते हैं, ठीक है, कि हमें क्या करना है, हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमारा टारगेट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कुछ हमें दोनों में कुछ सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, हमारा टारगेट ये है कि हमें कुछ अपना जो शो करना है उसमें XYZ जैसा कुछ आ रहा है, यानी कि हमें फाइनली XYZ तो कहीं ना कहीं क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या, अभी जो हमारे पास, अब हमें 2 डिटर्मिनेंट्स मिल गए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें 2 डिटर्मिनेंट्स मिल गए हैं, ये 2 डिटर्मिनेंट्स मिल गए हैं। अब इसका क्या करना है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, अगर R1 से, R1 के तीनों एलिमेंट के साथ x है, यानी कि यहाँ पर x कॉमन है। ऐसे ही सेकंड वाली रो में तीनों में y है तो यहाँ से y कॉमन है, और थर्ड वाली रो में z है तो यहाँ से z, यानी कि x y z हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, कॉमन हम ले सकते हैं। तो उसको हम इस स्टेप में कॉमन लेंगे, ठीक है, उसको हम अलग रखते हैं। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन होगा वहीं से हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट स्टेप होगी उसको हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑपरेशन क्या लगाया है, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया है, C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया है। और मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है, साइन उसके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम C2 और C3 को चेंज कर रहे हैं तो यानी कि माइनस क्रिएट होगा, यानी कि इसको और इसको आपस में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये C2 की जगह, C3 की जगह C2 और C2 की जगह C3 हम लिखने वाले हैं। तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो हमारा C3 था ये अब आ गया C2 की प्लेस पर, और ये जो C2 था ये आ गया C3 की प्लेस पर। तो फिर एक माइनस का डिफरेंस भी यहाँ पर क्रिएट होगा, तो माइनस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब क्या किया, अब हमने C1 इंटरचेंजेस टू C2 कर दिया, C1 इंटरचेंजेस विद C2 किया है, यानी कि C1 को C2 से इंटरचेंज कर दिया। तो क्या होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, C1 और C2 को इंटरचेंज किया है, तो ये जो हमारा C1 है इसको हमने C2 की जगह लिख दिया, और जो C2 था
उसको हमने C1 की जगह पर लिख दिया। ठीक है, इससे हमें क्या बेनिफिट मिला? इससे हमें बेनिफिट ये मिला, और जो दूसरी हमारे पास डिटर्मिनेंट था, इससे R1 से हमने x कॉमन लिया, R2 से हमने y कॉमन लिया, और R3 से हमने z कॉमन लिया। ठीक है, तो x y z हमारे कॉमन आ गए, तो x y z हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, और यहाँ पर जो बचेगा वो ये आ गए हमारी डिटर्मिनेंट। अब इससे बेनिफिट ये हुआ कि ये वाला डिटर्मिनेंट देखिए और ये वाला डिटर्मिनेंट देखिए, इन दोनों की वैल्यू सेम मिल गई, यानी कि सेम डिटर्मिनेंट्स हैं, तो इनकी वैल्यू भी सेम होंगी। ठीक है ना, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं, सेम है, यानी कि सेम वैल्यू देंगे, तो हमने इनको कॉमन ले लिया। ये कॉमन हमने इसको ले लिया है, तो ब्रैकेट क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर x y z, तो वो मैंने इधर लिख दिया है इक्वल टू 0। एंड देन अब क्या करना है? अब वही काम करना है कि हम यहाँ पर कुछ जीरो जैसा क्रिएट करेंगे। सॉल्व करना है ना हमें, तो सॉल्व करने के लिए हमें देखते हैं 0 होना चाहिए, 0 अगर नहीं है तो क्रिएट करना चाहिए। तो 0 हम क्रिएट कहाँ कर सकते हैं? C1 में कर सकते हैं, फर्स्ट वाले कॉलम में 0 क्रिएट हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने 1 बना लिया है। ठीक है, तो यानी कि हम अगर यहाँ पर 0 बना लें और यहाँ पर 0 बना लें, ठीक है, इस वाले 1 को 0 बना लें, अगर हम R2 में जो बना रहा है उसको 0 बना लें, R3 में 0 बना लें 1 की जगह, ठीक है, और इस 1 को एज इट इज़ रख दें, यानी कि हम R1 में कोई चेंज ना करें, R2 चेंजेस टू R2 माइनस, आप R1 में से माइनस करो या R3 में से माइनस करो, किसी में भी कर सकते हो। यहाँ मैंने R2 माइनस R3 लगाया है, R2 माइनस R3 लगाया है, लेकिन आप यहाँ पर R2 माइनस R1 भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एक सेम आएगा आंसर। आप R2 माइनस R1 भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें बस 0 क्रिएट करना है, तो 0 तो कैसे भी जैसे 0 बन जाए आप ऐसे बना दीजिए। R2 माइनस R1 करेंगे तब भी हमारा 0 बनेगा, R2 माइनस R3 करेंगे तब भी 0 बनेगा। ठीक है, तो मैंने माइनस किया तो R2 मेरा चेंज हो जाएगा, ये R2 मेरा चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों R1 R3 एज इट इज़ रहेंगे, तो इसको मैंने माइनस करके लिख दिया, बाकी सब एज इट इज़। एंड देन उसके बाद मुझे यहाँ पर भी 0 क्रिएट करना है, और मैं कर भी सकता हूँ ईजिली। तो मैंने यहाँ पर यानी कि R3, यानी कि मुझे चेंज करना है अब R3 को, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। अब आप केवल R3 और R1 में ही रिलेशन लगा सकते हैं, क्योंकि R2 तो 0 हो गया, कोई फ़ायदा नहीं होगा लगाने का। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऑपरेशन लगाया, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1, तो वी गेट, अभी देखिए डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी स्क्वायर में आ रही हैं, यानी कि थोड़ा हम इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर y माइनस जेड है और इसके अंदर भी y माइनस जेड छुपा हुआ है। ठीक है, आइडेंटिटीज़ हैं, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हम 8th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जैसे y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी से, y माइनस जेड एंड y प्लस जेड। ठीक है, जो हमने 8th क्लास में आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैंने यहाँ पर ये लिख लिया, और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आइडेंटिटी से ये लिख लिया, दोनों में a प्लस बी ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लगा दी है, बाकी सब एज इट इज़। एंड देन अब देखिए ये y माइनस जेड, अगर हम R2 को देखें तो R2 में y माइनस जेड इधर भी है और इधर भी और इधर 0 है, यानी कि हम y माइनस जेड को हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये हमने y माइनस जेड को कॉमन ले लिया, और R3 में से क्या कॉमन है, z माइनस एक्स, और इधर 0 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो z माइनस एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हमने z माइनस एक्स को कॉमन लिया, यानी कि y माइनस जेड, तो टेकिंग कॉमन y माइनस जेड फ्रॉम R2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम R3। तो R2 और R3 में से जो कॉमन आ रहा था, कॉमन हमने ले लिया है। ठीक है, इसको हमने एज इट इज़ रखा, और ये दोनों टर्म्स कॉमन आ गई हैं। ठीक है, तो थोड़ा अंदर बहुत इजी वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। अब फाइनली आप जो 0 आप को दिख रहा है C1 में, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1। ठीक है, तो ये हमने एक्सपेंड कर दिया, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई आएगा,
एंड देन अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, हमें गिवन था कि एक्स वाई जेड तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। अगर तीनों वैल्यू डिफरेंट है तो कभी भी तीनों वैल्यू डिफरेंट हैं, अगर हमारे पास तीन वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो किसी भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस ज़ीरो नहीं आएगा। ज़ीरो तभी आएगा जब दो वैल्यूज़ सेम होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान से समझिएगा कि कोई भी अगर तीन वैल्यू हमारे पास डिफरेंट है, सपोज दैट 1 2 3 ले लो, तीन डिफरेंट वैल्यूज़ ले लो और इसमें से किसी भी टू वैल्यूज़ का डिफरेंस ज़ीरो नहीं आ सकता। अगर हम तीनों में से कोई भी दो वैल्यूज़ का डिफरेंस लें तो कभी भी वो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो कभी ज़ीरो नहीं आएगा। दैट मीन्स व्हाट, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो बचा क्या? और इन सब का प्रोडक्ट ज़ीरो के इक्वल है। इन सब को मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आ रहा है, जबकि ये वाला ज़ीरो नहीं हो सकता, ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती, ये टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, ये नॉन ज़ीरो है, तो जो और प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो जो बचा है वही ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हमने फाइनली लिख दिया है 1 + XYZ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन एक हमारा एग्जाम्पल 16 है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 16 इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक डिटर्मिनेंट गिवन है, इसको प्रूव करना है कि ये इक्वल होगा ABC इन ब्रैकेट 1 + 1/A + 1/B + 1/C इज इक्वल टू, या तो हम ये प्रूफ कर दें या फिर ये रिलेशन प्रूफ कर दें। तो ये देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म सेम लिखी हुई है, बस ABC की मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दी, यानी कि इस ब्रैकेट को हमने ऑफ कर दिया है, तो हमें ऑब्वियसली ये मिल जाएगा। तो हम कोई भी एक चीज़ प्रूफ करेंगे। तो जो हमें गिवन था LHS, वो हमने डिटरमिनेंट लिख लिया है। अब देखिए हमें डायरेक्शन को कैसे फाइंड करना है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मेन चीज़ जो डिपेंड करती है वो करती है कि हमें अपने सॉल्यूशन को किस डायरेक्शन में मूव कराना है। ठीक है, तो जब भी प्रूविंग के क्वेश्चंस होंगे, हमें जो भी प्रूफ करना होता है हम उसको टारगेट करते हैं। हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि हमें ये क्रिएट करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है, ये हमें क्रिएट करना है, तो हमें ABC बनाना है। ABC हम कैसे बनाएंगे और क्या बनाना है, और हमें कुछ ऐसा कुछ बनाना है। ठीक है, 1/A + 1/B + 1/C भी, इन तीनों को एक साथ में सम करना है। तो जो यानी कि अपॉन में आना चाहिए, फ्रैक्शन में आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वैल्यू अपॉन में नहीं आ रही है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, तो यानी कि हमें कुछ करना पड़ेगा कि हमें कैसे भी करके हम कुछ ऐसा करें कि हमें 1/A मिल जाए या 1/B मिल जाए या 1/C मिल जाए। ठीक है, तो 1/A कैसे मिलेगा? 1/A कैसे मिलेगा? अगर हम R1 में से A को कॉमन ले लें, अगर हम R1 में से A को कॉमन ले लें या बाहर निकाल लें, तो अंदर जो भी एलिमेंट है सबसे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने R1 में से A को कॉमन ले लिया। ठीक, तो हमारा 1/A क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और A कॉमन ले रहे हैं, तो 1 में से A कॉमन लेंगे तो 1/A आ जाएगा। और R2 में क्या है? R2 में किस तरह के एलिमेंट है? R2 में कुछ इस तरह के एलिमेंट है। यहाँ से अगर हम B कॉमन लें तो हमें 1/B भी मिल जाएगा। तो 1/A हमें R1 से मिला, 1/B हमें ये हमें R1 से मिला, 1/B हमें R2 से मिला, और 1/C हमें R3 से मिल जाएगा, जब हम R3 में से C को कॉमन लेंगे। दैट मीन्स व्हाट, R1 R2 R3 में से हम ABC को कॉमन लेंगे, तो टेकिंग आउट ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, तो तीनों ही रो से हमने ABC को कॉमन निकाल लिया। तो जब कॉमन लिया तो बाहर तो ABC आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा? हमने फर्स्ट वाले रो में से A कॉमन लिया है, तो डिनोमिनेटर में A लगा देंगे, सबके डिनोमिनेटर में A, तो 1 था तो 1/A, A/A हो गया हमारा 1, तो 1/A ये आ गया, 1/A ये आ गया। सिमिलरली हमने सेकंड वाली रो से हमने B को कॉमन लिया, तो हमें कुछ ये रो मिलेगी, और थर्ड वाली रो से हमें C कॉमन लिया तो हमें ये वाली रो मिल जाएगी। एंड देन देखिए हमें क्या बनाना था, अभी हमने देखा था हमें प्रूफ करना था, तो 1 + 1/A
प्लस 1/b प्लस 1/c, हमें ये बनाना था। ठीक है, हमारा टारगेट ये था। और अगर आप ध्यान दीजिए तो इसको आप देखिए ज़रा, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। अगर इनको हम ऐड कर दें तो क्या हमें ये नहीं मिल पाएगा? ठीक है, ऑब्वियसली मिलेगा। अगर हम इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड करें, इन तीनों को ऐड कर दें, और ये तीनों किस में आ रही हैं? ये R1, R2 और R3 में आ रही हैं। तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, और यही हमें बनाना था। यही तो बनाना था ना, यही बनाना था स्टार्टिंग में, ये हमें बनाना था। तो हमें ये क्रिएट करना था। ठीक है, और ये हमने कैसे क्रिएट करना है? ठीक है, ये क्रिएट करना था हमें, और ये हमने कैसे क्रिएट करना है? जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें यही तो रिलेशन मिलेगा एक तरह से। ठीक है, इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें, यानी कि ये प्लस ये प्लस ये, यानी कि ये तो R1 है, ये R2 और ये हमारा R3, यानी कि R1, R2, R3 तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमारा एक काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यही वाला ऑपरेशन यहाँ लगाया है। तो अप्लाइंग R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 वी हैव। तो जैसे हमने ऑपरेशन लगाया और ऐड किया, तो ऐड करने पे जो एलिमेंट्स आएंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है, केवल R1 ही चेंज होगी, R2 R3 एज इट इज़ रहेंगे। अब क्या, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखें तो ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों कॉमन है, सेम है। तो इस पूरे को हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया। देखिए ABC भी हमारा बन गया, ABC बन गया, ABC बनाना था ना, वो भी बन गया। ये बनाना था, ये भी बन गया। अब क्या, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया तो R1, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, बाकी दोनों R2 R3 एज इट इज़ लिख दी जाएंगी। यानी कि हमें ये बनाना था, ये बन गया, ये बनाना था, ये भी बन गया। अब और इसके अलावा कुछ भी नहीं था प्रूविंग में, तो यानी कि इसकी वैल्यू हमें 1 दिखानी पड़ेगी। ठीक है, हमारा एक टारगेट सेट हो गया कि हमें ABC बनाना था, वो हम बना चुके। हमें ये टर्म बनानी थी, ये भी हमने बना दी। बस इतना ही हमें बनाना था, बस यही चाहिए था, हमें इतना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमारे साथ में ये और आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो यानी कि इसको हमें 1 और बनाना पड़ेगा, तभी हम अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब हमारा काम है इसको 1 बनाना। तो 1 बनाते हैं, यानी कि सिंपली क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पर 1 1 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 क्रिएट कर सकते हैं ऑपरेशन लगा के। तो वही काम करिए, ऑपरेशन लगा के 0 क्रिएट कीजिए। तो ऑपरेशन यानी कि हम तीनों 1 में से किसी भी 2 1 को हम 0 कर दें। तो हमने इसको 0 कर दिया और इसको 0 कर दिया। तो कैसे 0 कर सकते हैं? हम C2 को चेंज कर दें C2 माइनस C1 और C3 को चेंज कर दें C3 माइनस C1 करके दोनों ऑपरेशन लगाएंगे। तो जो मिलेगा वो हमें यहाँ 0 मिल जाएगा और यहाँ 0 मिल जाएगा। उसके बाद हम देखिए, हमें फर्स्ट वाली रो में 2 0 मिल गए, फर्स्ट वाली रो में 2 0 मिल गए, यानी कि हम R1 के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर देंगे। और R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया इसको, और कैसे करेंगे, थोड़ा शॉर्ट लिखा है वो देखिए आप। जो भी R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, 3 टर्म में से केवल एक ही टर्म है, 2 0 है, तो बाकी दोनों को हम लिखेंगे ही नहीं। तो जो भी नॉन ज़ीरो टर्म है उसको हम लिखते हैं और उसको फिर हाइड कर देंगे, रो और कॉलम को, उससे एसोसिएटेड रो कॉलम को हाइड करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 1, ये 1 आ गया, और 0 इंटू 0 यानी कि वो 0 आ गया। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें 1 ही तो मिलेगी। ठीक है, एंड फाइनली वी गेट ABC एंड देन दिस ब्रैकेट, और इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो इतना ही मिल जाएगा, जो कि हमारे RHS होगा। एंड देन हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो इसी के साथ आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया है। प्रॉपर्टीज़ आपने सीख ली हैं। अगर आप समझ में ना आए हो तो आप दोबारा इस वीडियो को प्ले कर लीजिएगा। और एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए हैं। अब क्या करेंगे, आपको इसको प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से केयरफुली सीखना है और इसको इम्प्लाई करना है अपने क्वेश्चंस में, और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को ट्राई करना है। मैं इसका सेकंड लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें हम इस एक्सरसाइज को, जो इसकी सेकंड एक्सरसाइज 4.2, उसको कवर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप ट्राई कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में 4.2 के साथ।